कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कनाडा के संविधान के बारे में हम बातें करेंगे आज और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन है, उसको हमें देखना है। तो यहाँ पर ये हमारा भारतवर्ष है, आपको इंडिया दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ओके। और ये एक बड़ा-सा एरिया है, जो कि कनाडा है। हमारे से दूर ज़रूर है, इसकी दूरियाँ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने यहाँ कनाडा के संविधान से काफ़ी कुछ हमने लिया है। वो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कनाडा से हमने क्या-क्या लिया है और उसके बाद में हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, कनाडा का संविधान आखिर है क्या? ओके। हमें क्या पढ़ना है? केवल इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन है कनाडा का, वो ही हम देखेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कनाडा के संविधान से हमने क्या-क्या लिया, ये देख लीजिए। 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको इसमें दिखाई दे रहा है मुख्य रूप से। तो इसमें एक पहला पॉइंट है, इसमें हमने जो अपना फेडरल सिस्टम है, वो कनाडा से लिया है, ना कि अमेरिका से। फेडरल सिस्टम 2 तरह का होता है, एक फेडरल सिस्टम जो कि अमेरिका में चलता है और एक फेडरल सिस्टम है जो कि कनाडा के अंतर्गत चलता है। अमेरिका में क्या हुआ था? अमेरिका के अंतर्गत स्टेट आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक फेडरल बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, एक फेडरल सिस्टम बनाते हैं, केंद्र सरकार बनाते हैं। तो अमेरिका के अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पर अमेरिका में कई सारे स्टेट मिलकर केंद्र सरकार का निर्माण करते हैं और यहाँ पर कई सारे स्टेट अपनी जो पावर है वो सेंटर को यहाँ पर देते हैं। और यहाँ पर अमेरिका के अंतर्गत आप देखोगे जो पावरफुल है, वहां पर स्टेट काफी पावरफुल होते हैं और उनको सैद्धांतिक तौर पर अलग होने का भी अधिकार दिया जाता है, लेकिन व्यवहार में तो ऐसा नहीं है। अलग नहीं हो सकते। कई सारे यहाँ पर जुडिशरी के डिसीजन आ चुके हैं जिससे ये अलग नहीं हो सकते, लेकिन आप सैद्धांतिक रूप में देख सकते हो अमेरिका का जो मॉडल है वो इसके अंतर्गत जो स्टेट है, स्टेट के पास में पावर होती है और वो अलग भी हो सकता है। ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलता है। लेकिन कनाडा का जो मॉडल है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो पावर है वो सेंटर के पास में है और सेंटर ने और जो पावर है यहाँ पर स्टेट के पास भी है, लेकिन जो मैन पावर है यहाँ पर सेंटर के पास में ज्यादा पावर है। सेंटर को यहाँ पर पावरफुल बनाया गया है। और भारत का जो सिस्टम आप देखोगे उसमें भी इसी प्रकार का एक मॉडल आपको देखने को मिलता है, जहां पर केंद्र सरकार के पास में जो पावर है वो ज्यादा होती है स्टेट से हम यदि कंपैरिजन करें तो हमने जो मॉडल लिया है अपने फेडरल सिस्टम का, वो कहां से लिया? यहीं से, कनाडा से लिया है। और हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल हमने बनाया है और जहां पर राज्यों को भारत से, जो भारत जो संघ है, उससे अलग होने का अधिकार नहीं दिया हमने। ओके, पहला पॉइंट समझ गए। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र के अंतर्गत है। अवशिष्ट शक्तियां संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी, समवर्ती सूची होगी, फिर भी कुछ ऐसी पावर है, कुछ सब्जेक्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। वो जितनी भी पावर है यहाँ पर केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और भारत में देखोगे आप, भारत में भी केंद्र सरकार के पास में, लेकिन अमेरिका के संविधान के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां आप देखोगे वो राज्यों के पास में। तीसरा है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। आप देखोगे भारत के अंतर्गत राज्यों में जो राज्यपाल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं। कनाडा में भी ऐसा ही सिस्टम है। और अगला है यहाँ पर न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय। यहाँ पर आप देखोगे भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और कनाडा के अंतर्गत भी कुछ कुछ ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है जहां पर जो उनका गवर्नर जनरल है, ओके, वहां पर गवर्नर जनरल होता है, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनसे सलाह ले सकता है किसी विधि मामले के अंतर्गत। तो ये 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये चारों पॉइंट हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ओके, चारों बहुत महत्वपूर्ण है। फेडरल सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हो, अवशिष्ट शक्तियां आप देख सकते हो, राज्यपालों की नियुक्ति आप देख सकते हो और न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय आप देख सकते हो। आपको 3 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2 और 3। इसके अंतर्गत आप देखोगे सेंटर के पास में ज्यादा पावर है। इन तीनों पॉइंट्स में आप देखोगे मुख्य रूप से ये दो आप देख सकते हो जहां पर राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो भी यहाँ पर सेंटर के पास में है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप देख सकते हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं यहाँ पर।
और इंडिया और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये कुछ समानताएं आपको देखने को मिलती है। ओके, तो ये चारों पॉइंट्स आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आते हैं मेन यहाँ पर कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो कनाडा की हम बात करें तो ये लंबे समय तक एक डोमिनियल स्टेट रहा है, और थ्योरेटिकली आप देखोगे, आज सैद्धांतिक रूप में आप देखोगे आज भी ये डोमिनियल स्टेट है, लेकिन व्यवहार में ये एक इनके पास में संप्रभुता है, सोनिटी है व्यवहार में। लेकिन आप थ्योरेटिकली आप देखोगे, सैद्धांतिक रूप में आप देख सकते हो अभी भी कनाडा एक डोमिनियल स्टेट की तरह है। लेकिन 1982 के अंतर्गत काफी कुछ चेंज हुआ था, और जितनी भी पावर है यहाँ पर कनाडा ने अपने अंतर्गत ले लिया था। पहले जो पावर थी वो ब्रिटेन के सम्राट के पास, महाराणा के पास हुआ करती थी। कैसे आई ये पावर? कैसे हम कह रहे हैं कि कनाडा एक डोमिनियल स्टेट की तरह काम करता है? फेडरल सिस्टम यहाँ पर कैसे काम करता है, इनके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो यदि हम कनाडा का थोड़ा सा हिस्ट्री हम देखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके हम देखें, तो पहले ये एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था कनाडा। उसके बाद में फ्रेंच के बाद में यहाँ पर इंग्लैंड वाले आ जाते हैं, ब्रिटिशर आ जाते हैं, और ब्रिटिशर का यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है। ओके, और उसके बाद में एक रिपोर्ट आती है। इसमें ये रिपोर्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डरहम का जो प्रतिवेदन है, डरहम का जो रिपोर्ट है, वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, किस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जुड़ा हुआ? तो ये कनाडा थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसमें क्या लिखा गया ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, फिर भी इसके अंतर्गत यहाँ पर जब शासन होता है, ब्रिटिशर का शासन होता है, तो इसको दो भागों में बांट दिया गया था। एक तरफ फ्रेंच वाले थे और दूसरी तरफ इंग्लिश वाले थे। ओके, ब्रिटिशर थे, एक तरफ फ्रेंच थे, दोनों को अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन इससे डरहम का जो रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे और एक उत्तरदायी सरकार की भी हम स्थापना करेंगे। तो ये एक पॉइंट ये भी है, आप ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो कि डरहम जो रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट, जो कनाडा दो भागों में बटा हुआ था उसको फिर से एक जगह लाया गया, इसका फॉर्मेशन हो गया ठीक से। और दूसरा यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को भी स्थापित किया गया था, उत्तरदायी सरकार की भी स्थापना यहाँ पर की जाती है। तो ये डरहम प्रतिवेदन है। उसके बाद में एक और एक्ट बनता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हो मुख्य रूप से यही है, जिसका नाम है यहाँ पर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहीं से आपको देखने को मिलता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आपको पता होना चाहिए। ये कहां से आया था? एक क्यूबेक सम्मेलन होता है 1865 में, और इसी सम्मेलन में इस प्रकार का एक्ट लाने का प्रयास किया गया था। इसने कुछ सिफारिश किया था और उसके बाद में ये एक एक्ट आता है। इसकी कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, 2 से 3 बातें हैं, काफी महत्वपूर्ण है। और इसी के अंतर्गत आप देखोगे कनाडा को एक संघात्मक राज्य बनाया गया, फेडरल सिस्टम इसको बनाया गया, फेडरल सिस्टम। और यहाँ पर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक स्टेट 2 नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर है एक डोमिनियल स्टेट का यहाँ पर स्टेटस उसको मिलता है 3 नंबर। और चौथा है वर्तमान में यदि हम स्थिति देखें तो ये एक सोन स्टेट है, वर्तमान की हम बात करें। लेकिन उस समय हम देखें 1867 के अंतर्गत कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको एक फेडरल स्टेट बनाया गया था, फेडरल सिस्टम यहाँ पर बनाया गया था। फेडरल सिस्टम आप समझ गए होंगे क्या होता है, एक बार फिर से मैं बता दूं। फेडरल सिस्टम के अंतर्गत जो पावर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। जहां भी आपको फेडरल सिस्टम नाम देखने को मिल जाए तो एक इतना बात तो समझ लीजिए कि वहां पर संविधान तो होगा। फेडरल सिस्टम, इसके अंतर्गत एक संविधान होता है, और संविधान से पावर प्राप्त करता है कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहां पर शक्तियां प्राप्त करती है। किससे? किससे प्राप्त करती है? संविधान से। पहला पॉइंट।
दूसरा, इनकी जो शक्तियां होती है, स्टेट की जो शक्तियां, वो कम नहीं कर सकते, ऐसे कम नहीं कर सकते। जो मैन पावर इनको कहां से मिला है? इस कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिला है स्टेट को। ओके, पहली बात। दूसरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो राइटिंग में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। और फेडरल सिस्टम के अंतर्गत स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ साथ मिलकर यहाँ पर काम करती है। और एक पॉइंट ये भी इसमें आप शामिल कर सकते हो, यदि ये लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो एक पॉइंट ये भी है कि यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो भी पावरफुल होता है। जहां भी फेडरल सिस्टम होता है उसके अंतर्गत राइटिंग होगा कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट और सेंटर जो पावर है वो सेंटर से प्राप्त, सॉरी, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त करती है। और यहाँ पर जो जुडिशरी होती है वो भी पावरफुल होती है। जुडिशरी भी यहाँ पर उनके पास में काफी पावर होती है। ये 2-3 पॉइंट आपको एक फेडरल सिस्टम में पता होना चाहिए कि लिखित संविधान होता है, वहां पर सेंटर और जो स्टेट जो गवर्नमेंट होती है अपनी शक्तियां एक संविधान से प्राप्त करती है। और इनके बीच के जितने भी इश्यूज होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको रिजोल्व करने के लिए यहाँ पर जुडिशरी भी होता है। और जुडिशरी पावरफुल जुडिशरी होता है। आप अमेरिका का जुडिशरी देख सकते हो, वहां भी फेडरल सिस्टम है, तो है कि नहीं पावरफुल। भारत के अंतर्गत आप देख सकते हो, भारत के अंतर्गत भी फेडरल सिस्टम है, तो वहां पर जुडिशरी पावरफुल है। कनाडा के अंतर्गत आप देख सकते हो, कनाडा के अंतर्गत फेडरल सिस्टम है, तो यहाँ का जुडिशरी भी पावरफुल है। ये समझने की बातें होती है। चीन का एग्जाम्पल लीजिए, चीन के अंतर्गत फेडरल सिस्टम नहीं है, ब्रिटेन के अंतर्गत फेडरल सिस्टम नहीं है, तो वहां का जुडिशरी भी काफी कमजोर है, उनके पास में पावर नहीं है। जुडिशरी के पास में पावर किसके पास में होगी? जहां पर फेडरल सिस्टम होता है वहीं की जुडिशरी के पास में पावर होगी। और वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन होगा, जो शक्तियां हैं वो यहाँ पर संविधान से ही प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार का एक सिस्टम यहाँ पर इस एक्ट के अंदर का जो 1867 का एक्ट है इसमें बनाया गया था। एक इसमें एक कि इसमें कनाडा को डोमिनियल स्टेट स्टेटस मिल गया। ये क्या होता है? इसके अंदर कहता है कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन का सम्राट होता है। तो इस प्रकार का एक स्टेट, इस प्रकार का एक स्टेट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमिनियल स्टेटस उसको मिल चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी लंबे समय तक इस प्रकार का एक डोमिनियल स्टेटस मिल चुका है। कनाडा भी लंबे समय तक आप देखोगे 1982 में आके आप इनकी जो पावर है, उन्होंने कहा कि अब जो भी चेंज किया जाएगा वो हम करेंगे, कनाडा का संविधान करेंगे। उससे पहले तो बड़े बड़े जो चेंज होते, कई सारे चेंज है वो ब्रिटेन की संसद करती थी। ओके, लेकिन 1982 का जो यहाँ पर काफी बड़े चेंजेस यहाँ पर हुए थे कनाडा के अंतर्गत, तो उसमें ये बातें कही गई कि अब जो भी चेंज किया जाएगा वो यहाँ की जो कनाडा का जो संविधान है, कनाडा की जो संसद है, उसके द्वारा यहाँ पर चेंज किया जाएगा। तो वर्तमान की स्थिति आप देख सकते हो कि ये सार्वभौम राज्य की तरह हो गया है, लेकिन लंबे समय तक इसको जो स्टेटस मिला है वो डोमिनियल मिला है। कहा तो ये भी जाता है कि सैद्धांतिक आज भी ये डोमिनियल स्टेटस ही इसको प्राप्त है। क्या होता है समझ गए होंगे? सुप्रीम जो अथॉरिटी है वो सम्राट के पास में होती है, और यहाँ पर सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर गवर्नर जनरल हो गए या स्टेट के अंतर्गत प्रधानमंत्री, ये सब यहाँ पर काम करते हैं। तो इस प्रकार का जो स्टेट होता है, इस प्रकार का जो स्टेटस होता है उसको हम डोमिनियल स्टेटस हम कहते हैं। कनाडा इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। भारत को भी ऐसा ही बनाने का प्रयास किया गया था। आप देखो कि 1942 जब क्रिप्स मिशन आता है, इससे पहले भी अगस्त प्रस्ताव, इन सब में एक ही बात कही गई थी कि हम भारत को डोमिनियल स्टेटस हम दे सकते हैं, एक डोमिनियल स्टेट की तरह ये काम करेंगे, जहां पर सुप्रीम अथॉरिटी ब्रिटेन की महारानी होगी और उनके प्रतिनिधि के रूप में भारत अपने अपने यहाँ पर शासन कर सकता है। भारत ने कहा था नहीं, हमें इस प्रकार का कोई भी स्टेटस नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। लेकिन इनके पास में एक लंबे समय तक ये डोमिनियल स्टेटस रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये एक्ट आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। लगभग आप देखोगे कनाडा का जो संविधान है इसी के ऊपर है, यही है। मान लीजिए कनाडा का संविधान क्या है, यही है 1867 का। और उसके बाद में इसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए, टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होते गए। और 1982 का एक बड़ा अमेंडमेंट होता है जिसमें
उसमें कहा गया था जो पावर है वो सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं कनाडा के संसद के पास में आ जाएगी। ओके, इस प्रकार का एक बड़ा अमेंडमेंट 1982 के अंतर्गत होता है। चलिए ये हो गया अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन और आगे चलते हैं, इसमें कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। हाँ, लिखित संविधान है, बिल्कुल जहां भी फेडरल सिस्टम होता है वहां का जो संविधान है वो लिखा होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर बहुत कुछ है जो कि लिखा हुआ नहीं है। वो किस में है? अभिसमय के रूप में है, यानी परंपरा के रूप में विकसित हो गया है। जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत काफी कुछ नहीं लिखा गया है, कुछ लिखा गया भी है, फॉर्मल तो नहीं लिखा गया इतना ज्यादा, लेकिन सब कुछ परंपरा का भाग बन गया है, लोग उनको स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार की परंपराएं कनाडा के अंतर्गत भी मिलती हैं, क्योंकि ब्रिटिशर का शासन लंबे समय तक वहां पर रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तो बहुत लंबे समय तक वहां पर रहा है, तो उनका प्रभाव तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ की जो परंपराएं हैं उस प्रकार की कुछ परंपराएं बन गई है, और जो परंपराएं होती है वो राइटिंग में नहीं होती है, वो राइटिंग में नहीं होती। कौन कौन सी परंपराएं आपको देखने को मिलती है ब्रिटिश के सॉरी कनाडा के संविधान में? तो पहला है इसमें गवर्नर जनरल मंत्रिमंडल में व्यवस्थापिका के 19 सदस्यों को नियुक्त करता है, जिन्हें संसद के निम्न सदन का विश्वास प्राप्त होता है। ये एक नया शब्द आपको देखने को मिल रहा है भारत में। इसके समान कोई पद के साथ में आप तुलना करना चाहो तो राष्ट्रपति कर सकते हो। ओके, राष्ट्रपति कर सकते हो, लेकिन ये जो गवर्नर जनरल का पद है कनाडा के अंतर्गत, वो एक तो हो गया क्राउन, कहाँ का? ब्रिटिशर, और इसका जो प्रतिनिधि है वो हो गया यहाँ पर गवर्नर जनरल। तो ये जो गवर्नर जनरल है इसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है क्राउन के। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है किनको किनको मंत्रिमंडल में शामिल करेगा? तो जिनको भी निम्न सदन का विश्वास प्राप्त हुआ है, यानी जनता के द्वारा जो चुने गए लोग हैं, जिनको भारी बहुमत मिला है, 19 सदस्यों को यहाँ पर व्यवस्थापिका के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है, जिसको हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, भारत के अंतर्गत लोकसभा कहते हैं। जनता के प्रतिनिधि जिसको हम कहते हैं, वो कौन, किसकी सरकार बनेगी? तो सरकार उसी की बनेगी जिसको विश्वास प्राप्त हो, यानी जिनको ज्यादा बहुमत मिला हो। गवर्नर जनरल है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति के साथ में आप तुलना करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे गवर्नर जनरल है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करेगा। ऐसा कुछ लिखा नहीं गया, ये एक परंपरा बन गई है। ओके, ये एक ऐसी परंपरा बन गई है। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे, आर्टिकल नंबर 75 आप देखोगे, वहां पर कुछ कुछ ऐसा कुछ लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर भी लिखा तो नहीं गया यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि उसकी सलाह के ऊपर काम करेगा। ये एक परंपरा बन गई है। चलिए अगला और देख लेते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के अंतर्गत भी किस प्रकार की व्यवस्था, भारत में भी यही है। फेडरल सिस्टम आपको देखने को मिलता है, गवर्नमेंट का फेडरल फॉर्म आपको देखने को मिलता है, और पार्लियामेंट फॉर्म भी आपको देखने को मिलता है। जहां भी पार्लियामेंट होगा वहां पर प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के पास में शक्तियां ज्यादा होती है। भारत में भी ऐसा ही है, ब्रिटेन के अंतर्गत भी ऐसा ही है। तो कनाडा का संविधान के ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो ब्रिटिश का पड़ा है। ब्रिटिश का जो उनके जो आइडियल थे, ब्रिटिश का जो संविधान था, ब्रिटिश का कोई संविधान तो नहीं था, लेकिन ब्रिटिश की जो शासन व्यवस्था थी उसी को एक आदर्श के रूप में ये स्वीकार करते थे। जो कनाडा का जो संविधान है, कनाडा के अंतर्गत जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके ऊपर ब्रिटिश का प्रभाव ज्यादा पड़ा है, क्योंकि वो ही लंबे समय तक वहां पर रहे हैं। तो उनके आदर्श जो अच्छी अच्छी बातें थी उन सबको यहाँ पर कनाडा के अंतर्गत भी स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर है, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा संविधान सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, और संविधान सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और जुडिशरी जो यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी काफी पावर दिया गया है। ओके, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्जियन की तरह यहाँ पर वो भी यहाँ पर काम कर रहा होता है, यहाँ का जुडिशरी सिस्टम भी।
तो संविधान की सर्वोच्चता को यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया गया। ओके, तो संघात्मक शासन व्यवस्था हो गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गए यहाँ पर। इसके अलावा राइटिंग किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये भी एक बड़ी विशेषता है। और इसमें आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो देखने को मिलता ही है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगे, देश का विकास करेंगे, दोनों के पास में शक्तियां हैं, दोनों अपनी जो शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे जहां पर जो फॉर्म है वो फेडरल नहीं है, यूनिटरी की आपको देखने को मिलता है। एकात्मक शासन व्यवस्था भी कुछ कुछ लक्षण आपको देखने को मिलता है, जैसा भारत में देखने को मिलता है। जैसा भारत में आपको सिस्टम देखने को मिलता है, वैसा ही यहाँ पर भी कुछ कुछ सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको कुछ पता नहीं हो तो भारत के साथ में समझ लीजिए कि भारत में भी ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा होगा। मान लीजिए थोड़ा सा, यदि कुछ भी आता ही नहीं हो, कुछ पता ही नहीं हो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भारत से इसको थोड़ा सा मैच करके आप अपना आंसर सही कर सकते हो। तो इसमें एकात्मकता के कौन कौन से लक्षण है? तो इसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को यहां पर शक्तिशाली बनाया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, केंद्र शक्तिशाली कब बनेगा? जब अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में होगी। इसके अलावा जो उपराज्यपाल है उनको मनोनीत कौन करेगा? केंद्रीय सरकार। प्रांतों के अंतर्गत जो उपराज्यपाल होते हैं उनको मनोनीत करने का काम भी किया जाता है। इसके अलावा प्रांतों द्वारा पारित अधिनियमों को रद्द भी इसके द्वारा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और इसी आधार पर इन्होंने, एक बड़े स्कॉलर है कैसी हेयर इनको कहा जाता है, इसको डियर, ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, कैसी हेयर इसको कहा जाता है। तो उन्होंने क्वासी फेडरल स्टेट कहा है, किस किस को? भारत के लिए भी इसी प्रकार के शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है, क्वासी फेडरल स्टेट। और कनाडा के लिए भी इसी शब्द का प्रयोग लिया है, यानी फेडरल सिस्टम भी यहाँ पर है और यूनिटरी सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाएं आपको कनाडा के अंतर्गत देखने को मिलती है, दोनों मिला जुला रूप देखने को मिलता है। कभी कभी सरकार है वो आपको एकात्मकता के लक्षण आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, कभी कभी संघात्मक शासन व्यवस्था भी आपको दिखाई देता है। लेकिन इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे आप देखोगे तो उनका मेन पर्पस तो भारत की तरह ही था कि सेंटर को ज्यादा पावर दिया जाए, सेंटर को ज्यादा पावर दिया जाए। और कनाडा के अंतर्गत भी ऐसा सिस्टम है कि यहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में जो शक्तियां हैं वो ज्यादा है, और यहाँ पर भी ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, एकात्मकता के कुछ लक्षण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कैसी हेयर का ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए। संघात्मक शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को राइटिंग भी यहाँ पर कुछ कुछ किया गया है। ओके, बाकी ये कुछ विशेषताएं ये भी हमने देख लिया। चलिए आगे और कुछ इसका बेसिक्स हम देख लेते हैं और विशेषताएं देख लेते हैं। कुछ फीचर हम देख लेते हैं जो कि इसमें ये बताए कि यहाँ का जो सिस्टम वो फेडरल फॉर्म के रूप में है। फेडरल फॉर्म के रूप में कैसा है यहाँ पर, और ये काफी आसान है, भारत का आपको पता है तो इसको समझने में आसानी रहेगी, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। एक दो एक्सेप्शन है, बाकी आप भारत के साथ में तुलना करते हुए कनाडा के संविधान से आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। जैसे इसमें जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पावर है, भारत के अंतर्गत भी ऐसी है। गवर्नर जनरल यहाँ पर नियुक्तियां करता है थोड़ी बहुत। ओके, यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से उनको कुछ कुछ पावर दिया गया है, लेकिन व्यवहारिक जो शक्तियों का प्रयोग है वो मंत्री मंडल ही करता है, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री ये सब करते हैं। और भारत के अंतर्गत भी ऐसा ही अवशिष्ट शक्तियां आप देख सकते हो। यदि फेडरल सिस्टम है तो शक्तियां है वो संविधान से प्राप्त कर रहे हैं, और जब शक्तियां संविधान से प्राप्त कर रहे हैं तो संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास भी कुछ शक्तियां होगी, तभी तो वो अच्छे से संविधान को प्रोटेक्ट कर पाएगा, एक गार्जियन की भूमिका निभा पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है, लेकिन उतनी नहीं पावर है जितनी भारत और अमेरिका का जुडिशरी के पास में पावर है, उतनी इनके पास में नहीं है, लेकिन फिर भी है तो सही। ओके, तो ये कुछ विशेषताएं यदि आप ध्यान में रखोगे तो यहां से जो भी क्वेश्चन आएगा कनाडा से ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आप आराम से इसमें कर लोगे। ओके, तो इसमें कौन कौन सी है जो कि इसको फेडरल फिक्सचर के रूप में एक्सप्लेन करता है? तो एक तो है ये ड्यूल सिस्टम आपको देखने मिलता है,
तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 2 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर अलग है और राज्य स्तर पर अलग है। 2 प्रकार की सरकारें हैं यहाँ पर, केंद्र सरकार और प्रांत की सरकार। और ये एक अधीन नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत कि अधीन नहीं होता ये, इसके अधीन काम नहीं करता। केंद्र सरकार के अधीन यहाँ पर प्रांतीय सरकार नहीं होती। जो प्रोविंस जिनको हम कहते हैं, प्रांत कहते हैं, राज्य जिसको हम कहते हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होते। भारत में भी आप देखोगे जो राज्य है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। क्यों नहीं? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों जो अपनी शक्तियां हैं वो संविधान से प्राप्त कर रहे हैं। जब भी संविधान से शक्तियां प्राप्त करते हैं वहां पर अधीन होने का सवाल ही नहीं होता। ओके, ये सभी अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखोगे वहां पर प्रांत जो होते हैं, राज्य होते हैं, वो अपनी शक्तियां संविधान से नहीं केंद्र सरकार से प्राप्त करते हैं। तो वहां पर अधीन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ का जो लेवल होता है समस्तरीय होती है, यानी दोनों का बराबर वैल्यू यहाँ पर होता है। जितना प्रांत का होता है यानी राज्य का होता है, उतना ही यहाँ पर केंद्र सरकार का होता है, वैल्यू बराबर होता है। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। तो पहला है द्वैध शासन व्यवस्था है, यहाँ पर शासन केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है। इसके अलावा डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ पावर है, कुछ जो पावर दिया गया है यहाँ पर केंद्र सरकार को दिया गया है और कुछ यहाँ पर प्रांतों को दिया गया है। यहाँ पर अधिराज्य क्या होता है? अधिराज्य डोमिनियल जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो डोमिनियल के लिए और दूसरा प्रांतों के लिए भी पावर है। अवशिष्ट शक्तियां कहां पर है? केंद्र सरकार के पास में है। और संविधान की सर्वस्था, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान जब तक सुप्रीमेसी नहीं होगी तब तक राज्य की जो शक्तियां हैं वो नहीं बनी रह सकती। राज्य के पास में शक्तियां तभी हो सकती है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी को स्वीकार करते हैं। ओके, तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा न्यायपालिका की भी स्वतंत्रता होती है। ये इनको पढ़ना नहीं होता, इनका ये कंसेप्चुअल, इसी को मैं बोलता हूँ। यदि हमने फेडरल सिस्टम को हमने फॉलो कर लिया है, फेडरल सिस्टम यदि आपको पता है, तो ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती कि यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। यदि कहीं भी फेडरल सिस्टम है तो यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। बिना, यदि आप वहां की जुडिशरी को पावर नहीं देते हो तो कैसे राज्य की जो शक्तियां उनकी रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। ओके, तो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, सीधी सीधी बात है। फेडरल सिस्टम होगा तो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होगी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा और डिवीजन ऑफ पावर भी यहाँ पर होगा और केंद्र और राज्यों के पास में शक्तियां होती ही है यदि कहीं भी फेडरल सिस्टम होता है। तो आपको एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, फेडरल सिस्टम है कनाडा के अंतर्गत। तो फिर ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, फीचर इसके देख रहे हैं, वो अपने आप इसमें शामिल हो जाएंगे। ओके, आगे देखिए इसमें ये पॉइंट थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो जुडिशरी रिव्यू है, इनके पास भी जुडिशरी रिव्यू का पावर तो है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि जुडिशरी रिव्यू का पावर इनके पास में नहीं है, क्योंकि यदि कहीं भी प्रॉब्लम होता है स्टेट और गवर्नमेंट की शक्तियों में, कोई भी विभाजन के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर ये इंटरफेयर करता है। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन भी कर सकता है, उसको व्याख्या करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। और यदि शक्तियों को लेके यदि प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर ये इंटरफेयर कर सकता है और उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकार और दोनों को इनकी बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन भारत के अंतर्गत आप देखोगे, अमेरिका के अंतर्गत आप देखोगे, वहां पर मूल अधिकार सीधे सीधे लिख दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मूल अधिकार होते हैं, ये सब कुछ डायरेक्टली इतना नहीं लिखा गया है, इतना यहाँ पर नहीं लिखा गया है। और यदि सरकार हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि ये हमारे मूल अधिकार है, उनकी रक्षा कीजिए, उनको प्रोटेक्ट आप कीजिए। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं जा सकते। तो यदि आप इस कॉन्टेक्स्ट में जुडिशरी रिव्यू को एक्सप्लेन करते हो कि यहाँ का जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों के कॉन्टेक्स्ट में आप यदि जुडिशरी रिव्यू का पावर देखोगे तो सीधा सा आंसर है कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे संविधान को व्याख्या करने का काम है, और यदि यहाँ पर केंद्र सरकार ऐसे कोई कानून बना दे जो कि संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान में जो लिखा गया है उसके अनुसार यदि कानून नहीं बनाया गया तो उसको समाप्त किया जा सकता है। यदि इस कॉन्टेक्स्ट में आप कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के पावर को देखोगे तो सीधी सी बात है, जुडिशरी रिव्यू का पावर है, तो आंसर है वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जुडिशरी रिव्यू का पावर है कि नहीं। न्याय पुनरावलोकन किया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि व्यक्ति के जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। यदि केंद्र सरकार व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है, व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता, मान्यता नहीं देता है, तो उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो जुडिशरी रिव्यू का पावर इसके पास में नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट आप देखते हो, कि संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार काम नहीं कर रही है, या उसके अगेंस्ट में जाके, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके यहाँ पर सरकारें काम करती है, तो उस प्रकार के कानून को अवैध ठहरा सकते हैं। उसको एक बार फिर से देख सकता है कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं वो संविधान के अनुसार है कि नहीं। यदि नहीं है तो उनको समाप्त किया जा सकता है। तो आंसर इसका वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार का है। ओके, तो ये इसमें कुछ पावर, कुछ फीचर, ये सब आपने देख लिया जो कि इसको बता रहे हैं कि फेडरल सिस्टम यहां पर है। आगे देखिए इसमें ओके 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 ओके, इसको ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए इसको। ओके, ये फेडरल वाला थोड़ा सा हटा लीजिए इसको। एक आध में कुछ इसमें हम देख लेते हैं फीचर कौन कौन से हैं। चार्ल्स टॉपर जिसको हम कहते हैं, हिंदी में थोड़ा सा अलग हो गया, इसने प्रांतीय सरकारों को स्थानीय सरकारों की संज्ञा दी है। ओके, ये एक लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। सीधी सीधी बात है, इनका करने का अर्थ यही है कि जो पावर है मेन सेंटर के पास में है। जब इसको कह रहे हैं कि प्रांतीय सरकारों को स्थानीय, लोकल गवर्नमेंट कह रहे हैं, जब भी हम लोकल की हम बात करें तो उसका अर्थ ये हो गया कि इनके पास पावर नहीं है, स्टेट के पास में। ओके, तो कौन कौन से फीचर है जो कि एकात्मकता की ओर इसको लेके जाता है कनाडा को। तो पावर, यदि हम डिवीजन की हम बात करें तो जो मेन पावर है वो केंद्र सरकार के पास है। भारत में आप देखोगे, भारत और अमेरिका के साथ में यदि आप इसका कंपैरिजन कर रहे हो तो भारत और अमेरिका में राज्य सरकारों को शक्तियां दिया गया ज्यादा, लेकिन कनाडा के अंतर्गत पावर कम है। तो पहला पॉइंट तो यही आप देख सकते हो। दूसरा, विधानमंडल जो प्रांतीय स्तर पर यदि कोई कानून बनाया जा सकता है तो उसको समाप्त ये कर सकते हैं। विटो का अधिकार उनको प्राप्त है, जब चाहे ये केंद्र सरकार उनको समाप्त कर सकती है। तो प्रांत के पास में तो पावर नहीं हुई ना, इसका अर्थ तो यही हुआ। तीसरा पॉइंट है कि एक साल के अंतर्गत इसी को एक्सप्लेन किया गया है इसके अंतर्गत। ओके, एक साल के अंतर्गत इसको समाप्त किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। 1 ईयर का इसमें टाइम है। यदि 1 ईयर के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कानून को समाप्त कर सकता है। और ये एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है, देख लीजिए, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आप। बाकी ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की हम बात कर रहे हैं उनको हटाना है या अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, ये सब करना, तो ये जो काम किया जाएगा वो भी इसी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम अधिराज्य सरकार कर रहे हैं, डोमिनियल गवर्नमेंट जिसको हम कह रहे हैं, उसके द्वारा ये काम भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा फीचर है जो कि इसको बता रहा है कि ये सेंटर के पास में ज्यादा पावर है। ओके, बाकी इसमें जो सीनेट आप देखोगे तो उसमें कुछ सदस्यों का मनोनयन भी किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा मनोनयन भी यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर प्रांतों का समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया। अमेरिका के अंतर्गत आप देखोगे सभी से 2-2 सदस्य होते हैं सीनेट के अंतर्गत, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओके, तो ये पॉइंट हो गया, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। ओके, चलिए आगे चलते हैं इसमें। और अभी के लिए इतने, आगे हम देखते हैं। अभी जो हमने देखा वो ओवरऑल आपको एक बार समझ तो आ गया होगा कि इसमें क्या चल रहा होता है, क्या कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी हम अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।